बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत चतुर्थ पाठ जम्बोस्त सिंह दंतास्त गणेश से आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों में व्याकरणात्मक जो प्रश्न इस पाठ से बने हुए हैं आज हम उनका अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि जो व्याकरणात्मक जो प्रश्न है, ये व्याकरणात्मक प्रश्न हमको कहाँ और किस स्थान पर हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, ये सबकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बच्चों, हमसे परीक्षा के अंतर्गत भी संधि, समास, प्रत्यय आदि पूछे जा सकते हैं और इसके अतिरिक्त अगर हमसे वहां नहीं पूछे जाते हैं तो हमारी संस्कृत व्याख्या है या हिंदी अनुवाद है, हम उसमें के अंतर्गत जब हम विशेष लिखते हैं या व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखते हैं तो उसमें अगर उस पैराग्राफ में ये शब्द मिल जाते हैं तो आप वहां पर भी इन व्याकरणात्मक टिप्पणियों को लिख सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान से समझना है। अगली बात है, अगर हम यहाँ व्याकरणात्मक प्रश्नों को समझते हैं तो हमारे जो संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि जो है वो और भी अच्छे प्रकार से हमारे तैयार हो सकते हैं। इस प्रकार हमारा उन संधि समासों का दौरान भी हो सकता है। इसलिए हमको जो व्याकरणात्मक प्रश्न है इनको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है और समझना है। अब बच्चों, हम चतुर्थ पाठ के जो पाठ्य पुस्तक द्वारा निर्धारित व्याकरणात्मक प्रश्न है उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। जो हमारे पाठ्य पुस्तक से आधारित प्रश्न है, जो पाठ्य पुस्तक में पूछे गए व्याकरणात्मक प्रश्न है, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है व्याकरणात्मक प्रश्न के अंतर्गत प्रथम प्रश्न हमारा है निम्नलिखितानां पदानां संधि कुरुते। बच्चों, इस प्रकार प्रश्नों का अभ्यास करने से पेपर के अंतर्गत भी इसी प्रकार की भाषा आती है तो हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कुरुते। संधि कुरुते कि इनकी संधि हमको किस प्रकार करनी है और इनमें कौन सी संधि है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए, खलु प्लस आयम। बच्चों, हमारी संधि याद कीजिए नियम कि किस नियम के अंतर्गत प्रथम पद में उ आता है और बाद में ए आता है, अर्थात समान वर्ण आता है। तो बच्चों, यण संधि के अंतर्गत पहले पद में अगर ई, उ, री हो तो वहां पर यण संधि होती है। इसलिए यहाँ पर उ है तो उ का क्या बन जाएगा बच्चों? उ का व बनता है और ये का ई बनता है। इसलिए हम जो उ है इसका क्या बना देंगे? व बना देंगे। तो ख का ख लिखा, आधा ल लिख दिया। अब जब उ है तो इस उ का क्या कर दिया हमने? व कर दिया। ठीक है बच्चों, उ का क्या हो गया? व हो गया यण संधि के अंतर्गत। अब यहाँ पर व आपका आधा है लेकिन पीछे ए है तो ए इसमें जुड़ जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा खलवयम। ठीक है बच्चों, तो ये संधि कौन सी हुई? हमारी ये संधि हुई यण संधि। कौन सी बच्चों? यण संधि है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम अगली संधि में देखते हैं कि विसर्ग के साथ में क है और इस क में अ है। क में क्या है? अ है। तो कौन सी संधि है जिसमें ए के साथ में विसर्ग हो? तो बच्चों, वो संधि आपके उत्तु संधि है। अगर विसर्ग के साथ में ए के साथ में विसर्ग होता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है और अगर बाद में आपके अ है तो इस ए का अवक्र चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आ का क्या लिखा, विसर्ग का ओ कर दिया। ठीक है, तो को बन गया।
अब इस ए का अपन ने अवग्रह चिन्ह कर दिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अस्य है तो हम लिख देंगे को अस्य। अब आप इसको विसर्ग उत्तु संधि भी कह सकते हैं। कौन सी संधि? उत्तु संधि। अब बच्चों इसी प्रकार एक संधि और है जिसमें अगर को होता, यहाँ को होता तो पूर्व रूप संधि होती, लेकिन यहाँ पर के साथ में विसर्ग है इसीलिए यहाँ उत्तु विसर्ग संधि है। इसी प्रकार यहाँ पर ए है और बाद में भी ए है। अगर पूर्व पद में ए है, बाद में भी ए है, समान वर्ण है। अगर समान वर्ण होते हैं तो वह संधि कौन सी होती है बच्चों? दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। तो हम दीर्घ में क्या करेंगे? इसका ए और ए का आ कर देंगे तो हमारा शब्द बन गया ए का। ठीक है, और पीछे क्या बचा? न, वह और ये, इसको यथावत लिख देते हैं। और संधि कौन सी हुई बच्चों? ये संधि कौन सी हुई? दीर्घ संधि। यह आपकी संधि है दीर्घ संधि। ठीक है, संधि का नाम क्या होगा? दीर्घ संधि है। इसी प्रकार पहले ए है, बाद में ई है, तो ए प्लस ई बराबर क्या होता है? ए। ए प्लस ई बराबर ए होता है किसमें? गुण संधि में। किसमें बच्चों? गुण संधि में। तो हमारा शब्द बन जाएगा मृगेय, और पीछे वैसे वैसे लिख देंगे मृगेंद्रम। ठीक है, ए प्लस ई बराबर ए कर दिया, फिर हमारा जो शब्द पीछे बचा उसको हम वैसे वैसे ही कर देते हैं। हमारी संधि हुई है कौन सी? गुण संधि। कौन सी संधि बच्चों? गुण संधि। ठीक है, इसी प्रकार स प्लस ए, तो बच्चों ए प्लस ए का क्या होता है? बड़ा ए होता है, डबल मात्रा हो जाती है। कौन सी संधि में? वृद्धि संधि में। कौन सी है बच्चों? वृद्धि संधि में। तो हमारा शब्द बन गया, अब इस ए का क्या हो जाएगा? बड़ा ए हो जाएगा, और वे को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो हमारी संधि भी कौन सी? वृद्धि संधि। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारी संधि हुई खलु प्लस अयम, खलवयम, यण संधि, क प्लस अस्य, कौस्य, उत्तु है विसर्ग संधि। उत्तु है विसर्ग संधि। इसी प्रकार एक प्लस अन्वय, एकान्वय संधि हुई दीर्घ संधि। ठीक है, मृग प्लस इंद्रम, मृगेंद्रम संधि हुई गुण। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार सह प्लस एव, सहैव संधि हुई वृद्धि संधि। ठीक समझ आ गया। इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि निम्नलिखितानाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय निर्देशित। कहने का तात्पर्य है जो निम्नलिखित पद है उनका प्रकृति प्रत्यय निर्देशित करना है, दिखाना है। ठीक है, कि इन पदों में जो ये पद लिखे हुए हैं, चार पद आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चारों पदों में इनकी प्रकृति क्या है, धातु क्या है, या शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, उन सबको हमको लिखना है। बच्चों आप जानते हो प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द धातु के पीछे लगकर अर्थ में जो परिवर्तन करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय हमारे धातु व शब्द के पीछे लगते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे शब्द व धातु के पीछे कौन सा शब्द लगा हुआ है, वही हमारा प्रत्यय है। तो प्रकृति क्या होती है? धातु व शब्द। ठीक है, जैसे कि रामत्वम शब्द है तो बच्चों रम प्रकृति है और त्वम क्या है? प्रत्यय है। त्वम क्या है बच्चों? प्रत्यय है। रमत्वम में रम प्रकृति और त्वम प्रत्यय है। ठीक है, इसी प्रकार केसरणी, केसरणी शब्द है बच्चों, तो केसरी शब्द है। कौन सा शब्द है? केसरी शब्द है। शब्द कौन सा लिखेंगे बच्चों? केसरी। अब पीछे क्या बच रहा है? इनी। क्या बच रहा है? इनी बच रहा है। ठीक है, ई छोटा है, ई छोटा है, तो हमारा प्रत्यय हुआ इनी प्रत्यय। बच्चों जो इनी प्रत्यय है ये हमारा स्त्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय। ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो केसरणी में केसरी प्रकृति है
और इनी प्रत्यय। ठीक है, के सरणी में केसरी प्रकृति और इनी प्रत्यय। इसी प्रकार जनता, जनता के अंतर्गत जो प्रकृति है वह है बच्चों जन। क्या प्रकृति है? जन है। जन से बना है जनता। और प्रत्यय जो है आपका प्रत्यय कौन सा है? तल प्रत्यय। इसमें प्रत्यय कौन सा बच्चों? तल। अब जनता में कौन सा प्रत्यय हुआ? तल प्रत्यय हुआ। ठीक है, तो जन प्लस तल, जनता। ठीक है, तो हमको इनका ध्यान रखना है। अब जनता से अगर और दूसरे भी शब्द हैं तो उनको भी इसी प्रकार प्रत्यय बनाने। इसी प्रकार अपराजिता। अब बच्चों अपराजिता में ध्यान दीजिए, एक तो तो आपका उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, दो उपसर्ग हो गए इसमें, अपरा। ठीक है, अब अगला जीता। जीता में धातु कौन सी है? जी धातु है। कौन सी धातु बच्चों? जी धातु है। ठीक है, तो उपसर्ग, परा उपसर्ग और जी धातु। उपसर्ग, परा उपसर्ग और जी धातु। और प्रत्यय कौन सा हुआ? कत प्रत्यय हुआ। कौन सा प्रत्यय बच्चों? कत प्रत्यय। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो इन चारों पदों के जो प्रत्यय है वो इस प्रकार है। रम्यत्वम, रम प्रकृति, त्वम प्रत्यय। केसरणी, केसरी प्रकृति, इनि प्रत्यय। जनता में जन प्रकृति, तल प्रत्यय। अपराजिता में उपसर्ग, पराउपसर्ग, जी धातु और कत प्रत्यय। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारे यह प्रकृति प्रत्यय हुए। अभी हमने आपको संधि और प्रत्यय बताए। इसके साथ साथ अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। हमारा अगला बिंदु है निम्नलिखितानां पदानां वाक्ये प्रयोगम कुरुते। मतलब निम्नलिखित पदों के वाक्यों को प्रयोग करना है। हमको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों के आधार पर हमको शब्द बनाना है, पूरा वाक्य करना है। हमको एक एक शब्द यहाँ दिया गया है, इन शब्दों से हम एक सार्थक वाक्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम वाक्य बनाना भी सीखते हैं। और हो सकता है जैसे कि हमारे हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाए तो उससे हमारे लिए उपयोगी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बाले शब्द है। कौन सा शब्द है बच्चों? बाले। बाले का मतलब था बालक। तो हम लिख सकते हैं ऐसे बाल है, ऐसे बाले अस्ति। चाहे ऐसे बाले अस्ति यह बालक है तो ऐसे, और हम लिख सकते हैं कि ऐसे बाले तत्र क्रीडन्ति, ऐसे बाले तत्र पठन्ति। तो किसी प्रकार हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे बाले तत्र पठती, यह बालक वहां पढ़ता है। ठीक है, इसी प्रकार अपत्यय, अपत्यय का अर्थ होता है संतान के समान। तो हम लिख सकते हैं तस्य अपत्यय, तस्य अपत्यय। ठीक है, तस्य तस्य अपत्यय इतः ततः, इतः ततः भ्रमति, इतः ततः भ्रमति। ठीक है बच्चों, तो तस्य प्रत्यय मतलब कि संतान के समान इधर उधर घूमता है, वह संतान के समान इधर उधर घूमता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। और भी आपको चाहे हम लिख सकते हैं तस्य तस्य अपत्यय अस्ति, या तस्य अपत्यय दुष्संतः अस्ति। तो इस प्रकार हम किसी प्रकार वाक्य बना सकते हैं, उसका हमको केवल अर्थ याद होना चाहिए। बच्चों विषय और देश, विषय का अर्थ होता है देश या स्थान, देश या स्थान। तो हमारा भाव देश व स्थान पर होना चाहिए। हम लिख सकते हैं ऐसे भारत देश है, ऐसे विषय, ऐसे विषय भारत देश अस्ति। या हम लिख सकते हैं अगर पाठ के आधार पर करते हैं तो
ए से है कलश से। क्या बच्चों? कलश से। ए से कलश से विषय नास्ति। यह कले का विषय नहीं है, अर्थात यह कले का स्थान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं यह कले का देश नहीं है। ठीक है, तो ए से कलश से विषय नास्ति। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं सर्प। कौन सा बच्चों? अगला सर्प। तो सर्प में हम लिख सकते हैं अयम सर्प भयानक वर्तते। अयम सर्प भयानक भयानकम वर्तते। अयम सर्प भयानक है। अयम सर्प भयानक है वर्तते। अयम सर्प भयानक वर्तते। अरे ये सर्प भयानक है, अरे ये सर्प भयानक है। तो बच्चों इस प्रकार इन शब्दों के आधार पर हम वाक्य बना सकते हैं। अगर इस प्रकार हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम किसी प्रकार का वाक्य हम बना सकते हैं। ये सब चीजें अभ्यास पर आधारित है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमें निखार आएगा। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पाठ्य पुस्तक के आधार पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदानाम समास विधेय। मतलब कि निम्नलिखित पदों का समास बताना है, विधेय का मतलब बताना। ठीक है, तो जो निम्नलिखित पद है इनमें हमको समास का जो समस्त पद है उस समस्त पद को लिखना है और उस समास का नाम भी हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए जो हमारा पहला शब्द है वह है माता च पिता च। क्या है? माता च पिता च। तो बच्चों इसका हमारा जो समस्त पद है वो दो प्रकार से बनेगा। समस्त पद दो प्रकार से बनेगा, माता च पिता च। ठीक है, तो हम एक तो लिख सकते हैं पितृ। ठीक है, दूसरे प्रकार से हम लिख सकते हैं माता पितृ। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? माता पितृ। बच्चों यहां लास्ट में आपके दो है, यहां पर माता और पिता द्विवचन है, दो व्यक्ति हैं, इसलिए लास्ट में हमारा क्या है? द्विवचन है। अगर बहुवचन होता तो हमारा यहाँ बहुवचन ही होता। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है रामस्य कृष्णस्य। यहाँ भी आपके दो है, रामस्य कृष्णस्य। तो हम इसका जो समस्त पद है वो बनाएंगे। अगर बात करते हैं समास की तो हमारे ये जो दोनों समास हैं, ये दोनों समास हमारे कौन से हैं? द्वंद्व समास हैं। हमारा सब बन जाएगा राम है कृष्ण। बच्चों कौन सा समास है? दोनों द्वंद्व समास। ये दोनों ही हमारे द्वंद्व समास हैं। ठीक है, दोनों क्या है? द्वंद्व समास है। समझ में आ गया? अगर हमारे तीन व्यक्ति होते राम कृष्ण मोहन तो हम यहाँ द्विवचन के स्थान पर राम कृष्ण मोहना बहुवचन लगाते। ठीक है, अब हम आगे के उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारा आगे का उदाहरण है राजा च असो ऋषि च। तो बच्चों ये भी हमारा कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, राजा और ऋषि। तो शब्द इससे निर्मित हमारा शब्द बनता है राज ऋषि। क्या बनता है बच्चों? राज ऋषि। समास का नाम लेते हैं तो द्वंद्व समास। ठीक है, तो हमारा राजो चासो ऋषि च। तो हमारा समास हुआ राज ऋषि। अब देखिए अगला समास सौदुगेन सहितम। सौदुगेन सहितम। तो बच्चों यहां पर जो उदुगेन सहितम शब्द है, उदुगेन सहितम शब्द है, तो सहित जो शब्द है इसको हम सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सो, क्योंकि स जुड़ा हुआ है साथ में। क्या जुड़ा हुआ है? स जुड़ा हुआ है
और बाकी जो शब्द है उसको हम वैसे के वैसे ही लिखना है। उद्वेगम, क्या कर देंगे? उद्वेगम। तो सोद्वेगम, सो उद्वेगम, ठीक है। उद्वेगेन सहितम सोद्वेगम, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ये समास है, ये समास अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो समास हुए वो समास इस प्रकार 4 समास है जिनके मैंने आपको उदाहरण बताए। पुनः एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि सर्वप्रथम हमने आपको संधि बताई जिसमें खलु प्लस अयम, यहाँ पर उ का वे हो जाता है और हमारा शब्द बन जाता है खलवयम और संधि हो गई यम। इसी प्रकार क प्लस अस्य विसर्ग का ओ हो जाता है, हमारा शब्द बन गया कोस्य, उत्व विसर्ग संधि। इसी प्रकार ए प्लस ए बराबर आ होता है तो 1 प्लस अन्वे 91 संधि हुई बच्चों दीर्घ। ए प्लस ई बराबर ए होता है तो मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र संधि बनी अपनी गुण। स प्लस ए, तो यहाँ पर ए का बड़ा ए होता है तो से है, यह हमारी संधि बनी वृद्धि संधि। इसी प्रकार निम्नलिखित पदों का जो प्रकृति प्रत्यय है वो इस प्रकार है रम्यत्वम रम प्लस त्वम, ठीक है। केसरणी केसरी प्रकृति है और इन्हीं प्रत्यय है। जनता जन प्रकृति और तल प्रत्यय है। अपराजिता अ प्रा और जी धातु और कत प्रत्यय। बाले से हमने शब्द बनाया ऐसे बाले तत्र पठती, ठीक है। अपत्य से शब्द बनाया तस्य अपत्य इतः ततः भ्रमति। विषय से हमने शब्द बनाया ऐसे कलह से विषय नास्ति, एक कलह का विषय नहीं है। सर्प से बनाया अयम सर्पे भयानक वर्तते, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित पदनाम समास विधि, तो इसमें माता च पिता च 2 प्रकार से इसका समास पद होगा, पितरो या माता पितरो, ठीक है। इसी प्रकार रामस्य कृष्णस्य राम कृष्णु द्वंद्व समास। राजा चासो ऋषि राजऋषि ये भी आपका द्वंद्व समास है। इसी प्रकार उद्विग्न सहितम सोद्विग्न यह आपके अव्ययभाव समास में है। अव्ययभाव समास, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमारा ये समास विग्रह के साथ में जो इस पाठ के व्याकरणात्मक प्रश्न है वो व्याकरणात्मक प्रश्न पूर्ण हुए। बच्चों इन प्रश्नों का उपयोग हम परीक्षा के अंतर्गत अगर हमारे संधि समासों में भी आ सकती है इसके अंतर्गत से, और नहीं भी आती है तो हम जैसे कि किसी शब्द का हम अर्थ लिख रहे हैं, हम उस पाठ का अर्थ आया संस्कृत व्याख्या ये, तो उसके अंतर्गत हम विशेष भी लिखकर इन शब्दों से बता सकते हैं अगर उस पैराग्राफ में ये शब्द आपके हैं तो, ठीक है बच्चों। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो आपके पास पहुंच सके, ठीक है बच्चों। अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।